गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। साइंस में हम पाठ 6 रासायनिक अभिक्रिया व उत्प्रेरक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इस पाठ में हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों में 2 प्रकार पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। वो 2 प्रकार, एक तो था संयोजन अभिक्रिया और एक था वियोजन अभिक्रिया। जो संयोजन अभिक्रिया थी उसका मतलब था 2 या 2 से अधिक पदार्थों का आपस में जुड़ना, और वियोजन का मतलब था एकल जो अभिक्रमक है उसका टूटना। अब आज आगे हम तीसरा प्रकार विस्थापन अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो किसके बारे में है? विस्थापन अभिक्रिया के बारे में है। तो विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी, इसके उदाहरण क्या होंगे, वो यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, विस्थापन का अर्थ क्या है? विस्थापन का अर्थ होता है स्थानांतरण। क्या होना? स्थानांतरण। अब यहाँ पे जो स्थानांतरण होगा वो किसका होगा? किसी तत्व का, किसी तत्व का। और किसी तत्व का जो स्थानांतरण होगा वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूं, एक AB क्या है? पदार्थ है, और दूसरा है B पदार्थ है। जब इन दोनों के बीच क्या होगी? अभिक्रिया। तो आप देख सकते हो, देखो B नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? C पदार्थ। B तो यहाँ पे ले लिया ना हमने, तो यहाँ पे क्या होगा? C। ये क्या लिया हमने? C। अब ये जो C पदार्थ है वो किसकी जगह चला जाए? B की जगह। और जो B है वो किसकी जगह चला जाए? C की जगह। तो बताइए उत्पाद के रूप में क्या बनेगा? तो उत्पाद के रूप में यहाँ पे AC और साथ में क्या बनेगा? B। यानी जो C तत्व था वो एक स्थान से कहाँ चला गया? दूसरे स्थान पे। तो जब C किसके स्थान पे गया? B के स्थान पे। और B किसके स्थान पे आ गया? C के स्थान पर आ गया। तो उत्पाद के रूप में क्या बना? AC प्लस B। अब ऐसा क्यों हुआ? तो इसका कारण क्या है कि जो C तत्व है वह क्या है? यहाँ पे अधिक क्रियाशील तत्व है, अधिक क्रियाशील तत्व। जबकि यहाँ पे B क्या होगा? कम क्रियाशील, कम क्रियाशील तत्व। दोनों की तुलना कर रहे हैं हम। देखो, यदि यहाँ पे जो C तत्व है वो किसकी तुलना में अधिक क्रियाशील तत्व है? B की तुलना में। और जो B कम क्रियाशील तत्व है वो किसकी तुलना में? C की तुलना में। तो C B को यहाँ से हटा देगा और इसकी जगह CO में बैठ जाएगा। अब इसके आधार पे हम इस अभिक्रिया की, विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा बना सकते हैं। तो आप देखिए परिभाषा क्या होगी विस्थापन अभिक्रिया की। यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अधिक क्रियाशील तत्व। क्या होगा? वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अधिक क्रियाशील तत्व यौगिक से कम क्रियाशील तत्व का, क्या तत्व को विस्थापित कर दे, अर्थात अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व का क्या ले ले? स्थान का स्थान प्राप्त कर ले, तो उसे क्या कहा जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहा जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। तो आप देखिए परिभाषा क्या लिखी है मैंने? वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अधिक क्रियाशील तत्व यौगिक से, यौगिक जैसे यहाँ पे AB है तो वो क्या है? यौगिक।
यौगिक से कम क्रियाशील तत्व, और इस यौगिक में कम क्रियाशील तत्व कौन सा है, बी, को क्या कर दे, विस्थापित कर दे। अर्थात अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व का स्थान ग्रहण कर ले या स्थान प्राप्त कर ले, तो उसे हम क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। तो इस प्रकार से आपने क्या पढ़ी, विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा। अब आगे हम इस विस्थापन अभिक्रिया में उदाहरणों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए इसके उदाहरण विस्थापन अभिक्रिया के। जब विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरणों की हम बात करेंगे तो कॉपर सल्फेट के विलयन की क्रिया, किसके विलयन की, कॉपर सल्फेट के विलयन की क्रिया जिंक धातु के साथ, एग्जाम्पल इसका कॉपर सल्फेट का विलयन है, और इस विलयन की क्रिया किसके साथ करवा रहे हैं हम, जिंक धातु के साथ। तो अब देखिए उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, तो जिंक धातु किसकी जगह आ जाएगी, कॉपर धातु की जगह, और कॉपर धातु किसकी जगह चली जाएगी, जिंक धातु की जगह। जैसे कि इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जिंक धातु कहाँ आ रही है, कॉपर की जगह, और कॉपर किसकी जगह जा रही है, जिंक धातु की जगह। तो बताइए उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस में क्या बना, Cu। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, उसका या इसका कारण क्या है, तो इसका कारण क्या होगा कि जो जिंक धातु है वह क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील, जबकि कॉपर सल्फेट के विलयन में जो कौन है, कॉपर धातु, वह क्या है, कम क्रियाशील। और आप ये बात जानते ही हो कि जो अधिक क्रियाशील तत्व है वह किसका स्थान लेगा, कम क्रियाशील तत्व का। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देनी है आपको कि ये कॉपर सल्फेट का जो विलयन है, इस कॉपर सल्फेट के विलयन का जो रंग है वो कैसा है, नीला रंग, या ये विलयन कैसा है, नीला विलयन। जबकि जिंक सल्फेट, ये क्या बन रहा है आपके पास यहाँ पे, जिंक सल्फेट, इस जिंक सल्फेट का जो विलयन है वो कैसा है, रंगहीन। तो एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है आपको कि जब कॉपर सल्फेट की क्रिया जिंक धातु के साथ होती है तो कॉपर सल्फेट का जो नीला विलयन है वह रंगहीन क्यों हो जाता है। तो इसका कारण क्या होगा, इसका कारण यही होगा कि जो जिंक धातु है उसकी क्रियाशीलता क्या है, कॉपर सल्फेट के विलयन में जो कॉपर धातु है उससे क्या है, अधिक है। तो कॉपर सल्फेट का जो विलयन है वो किस में बदल जाता है, जिंक सल्फेट के विलयन में बदल जाता है। और जिंक सल्फेट का रंग कैसा है, मतलब इसका रंगहीन है। तो जो नीला विलयन है वो किस में बदल रहा है, रंगहीन विलयन में। इसके बाद हम इसके दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा CuSO4 और इस बार जिंक की जगह मैंने क्या ले लिया, Fe यानी आयरन। तो अभिक्रिया में क्या बनेगा, FeSO4 यानी फेरस सल्फेट, प्लस में क्या बना, कॉपर। कारण वही आप दे सकते हो यहाँ पे कि जो आयरन है वह कॉपर सल्फेट के जो विलयन है और उस कॉपर सल्फेट के विलयन में कौन सी धातु है, कॉपर से क्या है, अधिक क्रियाशील। तो आयरन धातु किसका स्थान लेगी, कॉपर धातु का, और कॉपर धातु कहाँ चली जाएगी, आयरन की जगह। और आप यहाँ पे देख सकते हैं उत्पाद के रूप में ऐसा ही बन रहा है। यदि हम तीसरे एग्जाम्पल की बात करें और मैं तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लिखूं FeSO4 यानी फेरस सल्फेट, और फेरस सल्फेट की क्रिया किसके साथ दें, कॉपर धातु के साथ। और अब आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, तो क्या बता सकते हो उत्पाद के रूप में कुछ बनेगा या नहीं बनेगा, या यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया संभव नहीं होगी। तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया संभव नहीं होगी, यानी विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी। इसका क्या कारण है वो आप बता सकते हो आसानी से।
कि ये जो कॉपर धातु है यहाँ पे क्या है, कम क्रियाशील, जबकि यहाँ पे कौन है, Fe, ये क्या है, अधिक क्रियाशील। क्या है, अधिक क्रियाशील। तो आप बताएं मेरे को, क्या कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर पाएगा? बिल्कुल भी विस्थापित नहीं कर पाएगा। और जब विस्थापित नहीं कर पाएगा तो क्या विस्थापन अभिक्रिया संभव होगी? तो इस कारण यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया संभव नहीं होगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमने विस्थापन अभिक्रिया में पढ़ा कि अधिक क्रियाशील तत्व, और इस क्रियाशीलता का पता हमें कैसे चले, इस क्रियाशीलता का पता हमें कैसे चले, तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सक्रियता श्रेणी के बारे में पता होना चाहिए। तो अब आगे हम पढ़ेंगे किसके बारे में, सक्रियता श्रेणी। और सक्रियता श्रेणी की परिभाषा क्या होगी, यानी वह श्रेणी जिसके अंतर्गत धातुओं की अभिक्रियाशीलता या क्रियाशीलता का क्या चले, हमें पता चले, उसे हम क्या बोलेंगे, सक्रियता श्रेणी। या फिर हम दूसरे रूप में भी बोल सकते हैं कि वह श्रेणी जिसके अंतर्गत धातुओं की अभिक्रियाशीलता को, किसको, धातुओं की अभिक्रियाशीलता को घटते क्रम में क्या किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। अर्थात धातुओं को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में क्या किया जाएगा, व्यवस्थित किया जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, सक्रियता श्रेणी। तो अब आप यहाँ पे मैं कुछ धातुएं लिख रहा हूँ और उनका क्रम आप देख सकते हैं। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कहाँ आएगी, ऊपर, और सबसे कम क्रियाशील धातु कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ। तो मैंने लिखा लिथियम, इसके बाद मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जिंक, Fe यानी आयरन, इसके बाद Pb, H यानी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कॉपर, और कॉपर के बाद Hg, Ag, Au और Pt यानी प्लेटिनम। तो यहाँ पे मैंने कुछ धातुओं की अभिक्रियाशीलता को घटते क्रम में क्या किया है, व्यवस्थित किया है। तो यह धातुओं की अभिक्रियाशीलता का क्या है, घटता क्रम। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं धातुओं की अभिक्रियाशीलता का घटता क्रम, अभिक्रियाशीलता का घटता क्रम क्या है, ये घटता क्रम। और यहाँ पे जो लिथियम है वो सर्वाधिक अभिक्रियाशील तत्व है, जबकि जो नीचे प्लेटिनम है वह सबसे कम क्रियाशील तत्व है। तो सर्वाधिक क्रियाशील, और ये क्या हो जाएगा, कम क्रियाशील, कम क्रियाशील तत्व। तो इस प्रकार से हम सक्रियता श्रेणी के आधार पर धातुओं को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में क्या कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। और इसके आधार पर हम विस्थापन अभिक्रिया को समझ सकते हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ पे बात करूँ कि मैंने बोला कि यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया संभव नहीं है, और इसका कारण आप यहाँ से दे सकते हो। देखो आप यहाँ पे Fe, और यहाँ पे कौन है, कॉपर। यहाँ पे आप देखो इस श्रेणी में Fe कहाँ है, यहाँ पे, और कॉपर कहाँ है, यहाँ पे। तो आप इन दोनों की तुलना करें कि Fe की क्रियाशीलता ज़्यादा है या फिर कॉपर की क्रियाशीलता ज़्यादा है। तो आप तुलना करेंगे तो आपको Fe की क्रियाशीलता क्या दिखाई देगी, ज़्यादा, क्योंकि Fe कॉपर से क्या है, ऊपर, और कॉपर की Fe की तुलना में क्रियाशीलता क्या है, कम है। तो कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्वों को विस्थापित नहीं कर पाएगा, और जब विस्थापित नहीं कर पाएगा तो विस्थापन अभिक्रिया संभव नहीं होगी। जो तीसरे नंबर की अभिक्रिया है,
यदि मैं इसी अभिक्रिया को दूसरे रूप में लिखूं, देखिए एक बार इसको पुनः आप देखिए, देखिए हमारे पास जो तीसरा एग्जाम्पल था वो क्या था, यानी Fe फेरस से सल्फेट FeSO4 और क्या लिख रखा था आपने, कॉपर। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि विस्थापन अभिक्रिया संभव नहीं होगी। अब इसी को मैं इस प्रकार से लिखूँ Fe यानी वही फेरस सल्फेट, लेकिन यहाँ पे इस बार कॉपर की जगह मैं क्या रख दूँ, जिंक धातु रख दूँ। क्या रख दूँ, जिंक धातु रख दूँ। और मैं आपसे पूछूँ कि क्या विस्थापन अभिक्रिया संभव होगी, तो यहाँ से आप देखें कि यहाँ पे Zn की अभिक्रियाशीलता ज़्यादा है या फिर Fe की। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो Zn की अभिक्रियाशीलता Fe की तुलना में क्या है, ज़्यादा। तो Zn Fe को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। और जब ये विस्थापित करेगा तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस में क्या निकलेगा, Fe बाहर निकले जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इन अभिक्रियाओं की परिभाषा और उदाहरण तो याद करने ही है। इसके अलावा आप देखें कि अन्य प्रश्न कैसा आ सकता है। तो यदि मैं इन्हीं अभिक्रियाओं की बात करूं, और देखो मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूं और मैं अब यहाँ पे लिख दूं कि ये आपके पास है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से मैं प्रश्न बनाऊं कि समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 किस में विस्थापन अभिक्रिया संभव है और किस में विस्थापन अभिक्रिया संभव नहीं है। तो यहाँ पे अपना उत्तर आप दे सकते हो कि समीकरण नंबर 1 में विस्थापन अभिक्रिया संभव नहीं है, जबकि 2 में विस्थापन अभिक्रिया संभव है। कारण क्या देंगे, यहाँ पे कॉपर धातु की क्रियाशीलता Fe यानी आयरन से क्या है, कम है, इसलिए कॉपर धातु फेरस सल्फेट के विलयन से Fe को क्या नहीं कर पाएगी, विस्थापित नहीं कर पाएगी। जबकि समीकरण नंबर 2 में आप देखें कि जो जिंक धातु है उसकी क्रियाशीलता Fe से क्या है, अधिक है। तो जिंक धातु फेरस सल्फेट के विलयन से Fe को क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी। और जब विस्थापित कर देगी तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया संभव हो जाएगी, जबकि यहाँ पे संभव नहीं होगी। अब आगे हम अभिक्रियाओं के प्रकार में पढ़ते हैं और वो प्रकार है हमारे पास द्विविस्थापन अभिक्रिया। लेकिन उससे पहले यदि मैं एक बात और करूं आपसे कि जो सक्रियता श्रेणी है, इस सक्रियता श्रेणी में आपको और क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, तो वो प्रश्न देखिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। कुछ धातुओं के नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया Ag, इसके अलावा मैंने लिख दिया Zn, इसके अलावा मैंने लिख दिया कॉपर और एक लिख दिया मैंने Fe। अब आपको इन धातुओं का क्या पूछे, क्रम, कि इन धातुओं को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में क्या करें, आप व्यवस्थित करें। तो फिर कैसे व्यवस्थित करेंगे, तो आपको क्या याद होना चाहिए, सक्रियता श्रेणी याद होनी चाहिए। तो आप देखें सबसे अधिक क्रियाशील धातु यहाँ पे कौन सी है, Zn, उसके बाद Fe, उसके बाद Ag। Ag से पहले क्या आएगी, देख सकते हो आप यहाँ पे कॉपर है, तो पहले क्या लिखेंगे आप, कॉपर, और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, Ag। और ये तीर का निशान ये आपको क्या सूचित कर रहा है, अभिक्रियाशीलता का क्या होगा, घटता क्रम, अभिक्रियाशीलता का घटता क्रम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन चार धातुओं में सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है, Ag, और सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, जिंक धातु। अब आगे अपन शुरू करते हैं कौन सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखो द्विविस्थापन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, द्विविस्थापन का मतलब क्या होगा, दो यौगिक, और दो यौगिक क्या करेंगे, अपने आयनों की अदला बदली। और जब अपने आयनों की अदला बदली करेंगे तो दो नए क्या बनाएंगे, यौगिक, या दो नए क्या बनाएंगे, उत्पाद। देखो कैसे अपने आयनों की अदला बदली करेंगे, जैसे कि मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, एक पदार्थ आपके पास AB है
या मैं बोल सकता हूँ ये यौगिक ए बी है और दूसरा यौगिक आपके पास कौन सा है, सी डी। अब देखो इसमें क्या होगा कि जो यहाँ पे ये जो सी है वो किसकी जगह आ जाए, बी की जगह, और बी किसकी जगह चला जाए, सी की जगह। तो आप बता सकते हैं उत्पाद के रूप में क्या बनेगा। देखो एक के साथ में, अब एक के साथ में क्या जुड़ जाएगा, सी, तो ए सी प्लस में देखो बी कहाँ जा रहा है, सी की जगह, तो क्या बनेगा, बी डी। तो उत्पाद में क्या बना, ए सी प्लस में क्या बना, बी डी। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास क्या था, ए बी, और प्लस में क्या था, सी डी। तो दो यौगिक अपने आयनों की क्या कर रहे हैं, अदला बदली कर रहे हैं। और जब ये आयनों की अदला बदली करेंगे तो क्या बनेंगे, दो नए यौगिक बनेंगे। तो परिभाषा क्या लिखेंगे आप कि वे अभिक्रियाएं जिनमें दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली, और अदला बदली की जगह एक शब्द आप यूज कर सकते हो, विनिमय। अदला बदली करके दो नए क्या बनाएंगे, यौगिक, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, दो नए उत्पाद बनाते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो क्या लिखी मैंने परिभाषा कि वे अभिक्रियाएं जिनमें दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली यानी विनिमय करके दो नए यौगिक या क्या बनाए, उत्पाद बनाए, उसे हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को हम एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1, और मैंने लिखा इस बार AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट, और सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया किसके साथ हो रही है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड के साथ। जब इन दोनों के बीच क्या होगी क्रिया, तो ये यौगिक अपने आयनों की क्या करेंगे, अदला बदली। आयन का मतलब आप जानते हो कि जैसे कि मैं इसको आयनों में तोड़ूं तो देखो Ag प्लस का और NO3 क्या हो जाएगा, माइनस का। यहाँ पे प्लस मतलब Ag की जो संयोजकता है वो प्लस की 1 है और NO3 समूह की जो संयोजकता है वो माइनस की 1 है। इसको भी आप यहाँ पे तोड़ सकते हो, क्या बनेगा, Na प्लस का और Cl माइनस का। अब देखो ये आयनों की क्या करेंगे, अदला बदली, यानी जो Ag प्लस है अभी तो इसके पास क्या था, NO3, लेकिन अब इसके पास क्या आ जाएगा, ये Cl। तो Cl कहाँ आ रहा है, NO3 की जगह, और NO3 कहाँ जा रहा है, Cl की जगह। तो आप देख सकते हैं उत्पाद में क्या बनेगा, AgCl, क्या बना, AgCl, और प्लस में NaNO3 यानी दो नए यौगिक आपको प्राप्त हो चुके हैं। एक है सिल्वर क्लोराइड और दूसरा है सोडियम नाइट्रेट। इसका दूसरा एग्जांपल देखें आप, बेरियम BaCl2 बेरियम क्लोराइड जब सोडियम सल्फेट के साथ Na2SO4 के साथ क्या करेगा क्रिया, तो ये दोनों यौगिक फिर से क्या करेंगे, अपने आयनों की क्या करेंगे, अदला बदली करेंगे। और जब इनमें आयनों की क्या होगी, अदला बदली, देखिए BaSO4 प्लस में क्या बना, NaCl। तो अब आप देख सकते हो Na2 यानी सोडियम के कितने परमाणु हैं यहाँ पे, 2, जबकि यहाँ पे आपने कितना लिखा अभी, 1। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 परमाणु कर सकते हो आप। जब यहाँ पे आपने सोडियम को 2 किया तो क्लोरीन अपने आप ही कितना हो गया, 2। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्लोरीन के कितने परमाणु हैं, 2। देखो इसको हम आयनों में इस प्रकार से विभक्त कर सकते हैं, Ba प्लस का 2 और Cl माइनस 1 यानी संयोजकता कितनी है, क्लोरीन की 1, और कितने परमाणु हैं, 2। यहाँ पे भी आप इसको तोड़ सकते हो, Na प्लस का
कितने परमाणु हैं? 2। यहाँ पे SO4 माइनस का 2, क्या लिखा? माइनस का 2। तो फिर से यहाँ पे क्या होगा? आयनों की क्या होगी? अदला बदली, यानी जो क्लोरीन है वो कहाँ चला जाएगा? सल्फेट की जगह, और सल्फेट कहाँ जाएगा? क्लोरीन की जगह। जब सल्फेट क्लोरीन की जगह आएगा तो क्या बनेगा? BaSO4, और जो क्लोरीन है वो किसकी जगह जा रहा है? सल्फेट की जगह, तो क्या बन जाएगा? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रकार से आज हमने 2 प्रकार पढ़े, एक पढ़ा हमने विस्थापन अभिक्रिया और दूसरा हमने पढ़ा द्विव विस्थापन अभिक्रिया। आगे जो अभिक्रियाओं के प्रकार हैं हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।